एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल अकेडमी में, जहां आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को, टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेल्स में कराया जाएगा। इन डिटेल्स में इन बड़े यूनिक तरीके से भी कराया जाएगा, जिसमें इंक्लूड होगा 11th क्लास, 12th क्लास, बीकॉम, एमकॉम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल है, इसलिए आपको हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा, मुझे फॉलो करना होगा और ये चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना होगा। आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मेरा काम है और मैं इसको पूरे तरीके से करूंगी। आई होप आपको ये क्लासेस लेके बहुत अच्छा लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे। अकाउंटेंसी क्या है? इट refers to a systematic knowledge of accounting. It explains how to deal with the various aspects of accounting and explain how to deal with the maintenance of accounts and how to summarize the accounting information of recorded transaction. इसका मतलब ये है कि ये अकाउंटेंसी जो है वो हमें सिस्टमेटिकली नॉलेज देती है अकाउंटिंग और एक्सप्लेन करती है कि हम सारे जो एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग को इससे कैसे डील करें, कैसे एक्सप्लेन करती है कि कैसे उनको मेंटेन करें अब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समराइज कैसे करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन है, हम छोटा भी बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सारे जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनको समराइज करना अकाउंटेंसी का काम है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये मेंटेन करता है एक सिस्टमैटिक तरीके से, डिटरमाइन करता है प्रॉफिट एंड लॉस को। अगर हम सारे ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे नहीं और उसको सिस्टमैटिक वे में करेंगे नहीं, सारे समराइज नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो बिजनेस है, वो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अकाउंटेंसी प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है। डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बताने में भी अकाउंटेंसी हेल्प करती है। असिस्टिंग द मैनेजमेंट को भी डिटरमाइन करती है। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ये हमारी जो है कम्युनिकेटिंग करती है, यूजर्स को बताती है हमारी कंपनी के बारे में कि हमारी कंपनी की जो है ग्रोथ कितनी हो रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी पोजीशन क्या है कंपनी की, उसको यूजर्स को इंफॉर्मेशन देने में भी हेल्प करती है। 6th है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, जो भी हमारी कंपनी में किसी भी तरीके के फ्रॉड्स होते हैं उनको पहले तो फाइंड आउट करती है कि अगर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है तो किस कारण की वजह से जा रही है, कि ऐसे कौन से फ्रॉड्स हो रहे हैं उस कंपनी में कि जिस कारण से हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। उस कंपनी के लॉस को फाइंड करना कि ये अच्छा इस कारण की वजह से, फ्रॉड की वजह से कंपनी लॉस में जा रही है। बहुत सारे वर्कर्स होते हैं वो छोटे मोटे फ्रॉड्स कर लेते हैं अपने बेनिफिशियल्स के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, तो उसको प्रिवेंशन उसमें भी हेल्प करती है। जब हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिक तरीके से तो हमें पता चलेगा कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो उसका कारण क्या है, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो हम उसको प्रिवेंशन कैसे करें, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, कर रही है ग्रोथ या नहीं कर रही, ये सारे हेल्प। अब हम आते हैं थोड़े बेसिक टर्म्स पे अकाउंटिंग्स के। फर्स्ट वन इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा, बिजनेस के मैन के द्वारा या जो पार्टीज होती हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। वो आना भी हो सकता है और जाना भी हो सकता है, ऐसे दोनों ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाता है। वो हमारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। Second one is account. It is summarized record of transaction relating to a particular head at a one's place. Accounts में क्या है, जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस है, अभी मैंने बोला कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको समराइज करना, रिकॉर्ड करना हम किसमें करते हैं, अकाउंट्स में करते हैं, एक ही जगह पे एक हेड में, उसको बोलते हैं अकाउंट्स। Third one is capital. It is the amount of invested by the proprietor or partner in the business. It is maybe in the form of money or assets. कैपिटल क्या है, एक अमाउंट है जो कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, कोई भी पार्टीज है उसके द्वारा। ये जो है मनी की फॉर्म में भी हो सकता है और जो है असेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकता है। फोर्थ वन इज ड्राइंग।
it is the amount which is withdrawn or goods taken by the proprietor for a personal use. ड्राइंग क्या होती है, जैसे कि कोई कंपनी है और उसकी किसी भी चीज की कंपनी है, उस कंपनी में से वो पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है या फिर विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। वो पैसे भी हो सकते हैं कि अगर कंपनी है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से पैसा ले लिया तो ड्राइंग हो गई, या फिर उसने है कंपनी के पर्पज से लिए कार है और उसने अपने पर्सनल यूज के लिए वो यूज कर रहा है और उसने पर्सनल यूज के लिए कर ली, तो ऐसा वो ड्राइंग हो जाती है। लायबिलिटीज means the amount owed payable by the business to outsider and to the proprietor. लायबिलिटीज क्या होती है, एक पेबल करनी होती है बिजनेस को, कंपनी को, टू द आउटसाइडर और टू द प्रोप्राइटर। अगर हमने किसी से बाहर से कोई पैसा लिया है या कोई असेट्स ली है तो हम उसे जब पे करने के लिए ओज हैं तो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को फर्दर डिवाइड किया है 4 टाइप्स में, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि हम जो है बाहर से लेना है, आउटसाइड से लेना है। इंटरनल का मतलब हो गया कि हम इनसाइड से ले रहे हैं। प्रोप्राइटर हो गया, यहाँ आउटसाइड पार्टीज हो जाती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मोर देन 12 मंथ्स के लिए होती हैं। ऐसी लायबिलिटीज जिनको हमें पे करना है आफ्टर 1 ईयर, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए। करंट लायबिलिटीज को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये जो है लेस देन 1 ईयर से होती है, लेस देन 12 मंथ। ऐसी लायबिलिटीज जो विद इन अ ईयर हमें पे करनी है उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। उसमें हमारे ट्रेड्स पेबल्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज असेट्स। असेट्स आर द प्रॉपर्टी, लीगल राइट्स ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। असेट्स हमारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं, लीगल राइट्स होते हैं जिनको एक इंडिविजुअल और बिजनेस हायर करती है, विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच, उससे हमारी जो मनी वैल्यू है वो अटैच होती है। इसके टाइप्स हैं असेट्स के अंदर आते हैं इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। टेंजिबल असेट्स जो होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस से हम बोलें तो हम इसको कैन टच, कैन सी, देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। इंटेंजिबल असेट्स को इसका नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ना तो हम इसको टच कर सकते, कैन नॉट सी। जैसे कि टेंजिबल असेट्स में हमारे आ गए कि मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, वो हम उसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इंटेंजिबल असेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको हम टच नहीं कर सकते और उसको हम ना सील कर सकते हैं। जैसे पेटेंट राइट है, गुडविल है हमारी, ऐसे लाइसेंस है, तो इनको हम नहीं कर सकते। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स हमारी ऐसी असेट्स होती हैं जो बिजनेस को एक्वायर्ड करने के लिए फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये फिक्स्ड है, लॉन्ग टर्म्स के लिए होती है। करंट असेट्स, करंट असेट्स हमारी शॉर्ट टर्म बेसिस असेट्स होती हैं, जैसे कि ट्रेड को रिसीव किया है हमने, डेटर्स हो गए, ये सारी इसमें आ जाती हैं। जैसे इसमें ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स हो गए, इस तरीके से। फिक्स्ड असेट में मशीनरी है एंड लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा रिसीप्ट। रिसीप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेलिंग असेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज।
रिसीप्ट हमारा वो अमाउंट होता है जिसको हम रिसीव करते हैं सेलिंग असेट्स के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए, सर्विसेज को सेल्स करने के लिए। इसमें हमारे दो आते हैं, कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट हमारे लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं एंड रेवेन्यू रिसीप्ट हमारे शॉर्ट टर्म बेसिस होते हैं। ये जो हमारे डेली बेसिस से रिलेटेड, ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं एक रेगुलर वे में करते हैं। ये हमारे हो गए नॉट अ डेली बेसिस तो नहीं है, ये क्या होगा इर्रेगुलर बेसिस में, इर्रेगुलर। जैसे कि कैपिटल रिसीप्ट्स में अब अगर आप बिल्डिंग को सेल कर रहे हो या फर्नीचर सेल कर रहे हो तो आप डेली डेली तो अपने फर्नीचर सेल नहीं करोगे। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या है, डेली बेसिस पे जो भी आप सेल्स कर रहे हो गुड्स की, सर्विसेज की, डेली बेसिस पे वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो गए। हाँ, नेक्स्ट है ये हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर द अमाउंट स्पेंड्स और लायबिलिटीज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर वो हमारे खर्चे होते हैं जिनको हम असेट्स को लेने के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चे करते हैं, लायबिलिटीज को पे करते हैं, तो भी हमारा वो एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। उसमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपको समझ में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं, इरेगुलर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शॉर्ट टर्म्स होते हैं, डेली बेसिस वाले एक्सपेंडिचर्स हो गए। डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स कि जिनके ऊपर हम खर्चा तो आज कर रहे हैं लेकिन हमें उसका बेनिफिट इन फ्यूचर तक लॉन्ग टर्म्स के लिए मिलेगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कि एडवर्टाइज पे ना हम खर्चा तो अभी कर रहे हैं, और लेकिन एडवर्टाइज ऐसा तो नहीं कि मैंने आज किया और आज उसका काम खत्म हो गया, नहीं ना। अगर हमने एडवर्टाइज में आज पैसा लगा दिया तो वो सालों साल तक चलता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम डेफर्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के होते हैं, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो भी हम खर्चा कर रहे हैं छोटे मोटा डेली बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि हमने पेड कर दिया इन एडवांस में। हम किसी को सैलरी एडवांस में दे दी, वेजेस एडवांस में दे दिया, किसी को हमने रेंट एडवांस में दे दिया। हम डेली बेसिस पे हर मंथली देते हैं और हमने उसको क्या किया, उसको नीड हुई तो एडवांस में दे दिया, तो ऐसे एक्सपेंसेस क्या हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अभी हमने उनको दिया नहीं है, उसका टाइम हो गया लेकिन अभी हमने उसको दिया नहीं, तो वो एक्सपेंसेस कैसे हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको बोल सकते हैं हम अनपेड सैलरी। कि अगर किसी एम्प्लॉइज का मंथ जो है कंप्लीट हो गया लेकिन उस मंथ में उसको लास्ट डेट थी उसकी 30, उसको 30 को उसको सैलरी देनी थी एम्प्लॉय को, लेकिन उसको 30 को अभी तक एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी गई है, तो ऐसी सैलरी क्या कहलाएंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे कि ये हमारे खर्चे हैं जो हमें हर महीने देने होती हैं, उनको अभी हमने दिया नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। जैसे कि हमने जितना कमाया और जितना हमने खर्च किया, जितनी हमारी इनकम हुई और जितना हमने खर्च किया उसको, उसका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, हमारी बिगनिंग की इन्वेंट्रीज में जो भी हमने परचेस किया इन्वेंट्रीज को प्लस कर देते हैं, माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है, जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है उसमें से हमारे जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट है, टैक्स है, उन सबको प्लस करने के बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। और हम हमेशा जो भी टैक्स पे करते हैं वो नेट प्रॉफिट पर ही करते हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा सिर्फ वो है कि जितना हमारी रेवेन्यू आई और जितने हमारे खर्चे हो गए, जितना हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर लग गया कि हम इतने का सामान लेके आए थे, इतने का परचेस किया, इतना इतना बचा, उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। लेकिन उसका और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, ऑपरेटिंग करने पर एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट पे करनी है, टैक्स देना है, वो सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। नेक्स्ट है लॉस। लॉस जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू हमारा कम हो पाता है तो हमारा लॉस निकल के आता है। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक हमारे टेंजिबल एसेट्स होती है जो हेल्ड करता है एंटरप्राइज या कंपनी है उसको जो संभाल के रखती है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स के पर्पस से। उसका है जैसे कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, जो भी हमारे पास गुड्स है उसको इकट्ठा करके हमने स्टॉक में लगाया है कि भाई हमें 1 महीने का स्टॉक कर लिया हमने कि धीरे धीरे सेल करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कंपनी डेली सामान को बना रही है और डेली उसी को बेच रही है, डेली लेके आ रही है उसके रॉ मटेरियल को, डेली सेल कर रही है, ऐसा तो नहीं होता। वो एक स्टॉक बना के रखती है 1 महीने के लिए, 2 महीने का, 1 साल का स्टॉक रखती है अपने पास कि मेरे को ये सामान की नीड है, इस सामान को बनाने के लिए तो मेरे को इतना स्टॉक चाहिए, तो वो उसके हिसाब से वो रखती है सेल के पर्पज से, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल जो भी हमारा अगर इसको बनाने के लिए इसमें प्लास्टिक की नीड हुई है, कलर की नीड हुई है, इंक की नीड हुई है, तो ये क्या रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल। इसको बनाया उसके बाद में तो वो वर्क इन प्रोग्रेस। अभी हमारा ये जो काम है वो वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, जिनको हमें ये सेल करनी है तो एक दिन में तो हम बनाएंगे नहीं, काम जो चल रहा है ये जो हमारा फाइनल हो गया तो ये भी स्टॉक है, लेकिन जो अभी इसकी वर्क में चल रहा है वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। डेटर्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द पर्सन ऑन क्रेडिट। जब हम सामान को सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट पे, उधार बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, वो पर्सन क्या हो गया, डेटर्स कहलाएगा। और जो अमाउंट है उधार वाला उस अमाउंट को कहते हैं डेटर्स। बिल रिसीवेबल क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि डेटर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है कि जो अमाउंट आपको मुझे रिसीव कराना है, मुझे पे करना है, मैं जो हूं मेरे को रिसीव करना होना स्पेसिफिक डेट पे, तो वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। क्रेडिटर्स वो हो गए जो परचेस कर रहे हैं गुड्स को, सर्विसेज को, किस पे, क्रेडिट पे। उधार खरीदने वाला क्रेडिटर, उधार बेचने वाला डेटर्स हो गया। बिल्स पेबल वो हो गया जो एक्सेप्ट करा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, किसके द्वारा, क्रेडिटर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, उसको बोला हमने बिल्स ऑफ पेबल। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस होता है कि अगर किसी ने मेरे से उधार लेके गया है और मैं उससे अब बोलूं कि भाई मेरे उधार वाले पैसे आप लेके गए थे, मुझसे सामान उधार, उसके पैसे दो हो गया, क्या प्रूफ है आपके पास, तो भाई उसका प्रूफ होना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए, वो चीज होती है वाउचर्स। जैसे कि बिल्स हैं, रिसीप्ट्स हैं, डेबिट या क्रेडिट का नोट्स है, हम उसको बना के देते हैं, अपनी स्लिप बना के देते हैं, बिल बना के देते हैं कि भाई देख तूने ये मेरे यहाँ से सामान लिया है। इन फ्यूचर अगर उसको 2 दिन में 3 दिन में सामान को रिटर्न करना है तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये मैंने जो है तुमसे लिया था, इसका मेरे पास प्रूफ है, मेरे को ये नीड नहीं है या फिर ये खराब निकल के आया है आपका मटेरियल जो भी है उसको मुझे रिटर्न करना है, तो उसके पास एविडेंस होना चाहिए। उस एविडेंस के लिए बोलते हैं उसको वाउचर। जैसे कि बिल्स है, रिसीप्ट्स है, डेबिट्स एंड क्रेडिट नोट्स है। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट जनरल और लेजर है जो कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। और ये जनरल और लेजर क्या है, इसका डिफरेंस हम फर्स्ट है, हम स्टेज के बेसिस पे समझते हैं कि फर्स्ट क्या है कि जनरल जो है फर्स्ट स्टेज रिकॉर्डिंग होती है, सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं। लेजर क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग होती है, लेजर को जनरल से प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव बेसिस। ऑब्जेक्टिव बेसिस ये है कि जनरल को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज कि 1 तारीख को हमारी क्या ट्रांजेक्शन हुए, 2 तारीख को क्या हुए, 3 तारीख को क्या हुए, ये डेट वाइज करते हैं। लेकिन यहाँ जो है हम अकाउंट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ है रिकॉर्डेड बेस पे
क्या है इन दोनों में डिफरेंस की ये जो है जनरल रिकॉर्ड किया जाते हैं ट्रांजेक्शन्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जब हम ऑब्वियसली बात है कि हम डेट वाइज कर रहे हैं तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही होगा कि हमारा पहले क्या होया, दूसरा क्या, तीसरा क्या, इसके वाइज करते हैं। उसके बाद है ये वाला जो लेजर है उसको करते हैं एक रिस्पेक्टिव हेड्स में कि कैश अकाउंट बनाया, परचेस अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया। कि कैश अकाउंट बनाया तो उसमें कैश वाले सारे ट्रांजेक्शन्स करने हैं, उसमें उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले क्या आया बाद में क्या है, बस उसमें उससे रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आएंगे। अगर हम परचेस अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें परचेस से रिलेटेड सारे अकाउंट्स आएंगे। अगर हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आएंगे। नेक्स्ट है हम टाइप्स ऑफ बुक्स देखें तो जनरल जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को शो करता है और इसको हम टेम्परेरी भी बोलते हैं, एक रफ बोलते हैं। और जो लेजर है वो फाइनल एंट्री है, उसको हम परमानेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप छोटा सा भी बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मानो कि आपकी एक दुकान है छोटी सी, उस दुकान में अगर डेली के जो भी कस्टमर लेने आ रहे हैं आपके सामान को, तो आप उसकी एंट्री करते हो, लिखते हो ना, तो वो एक रफ में लिखते हो, डायरेक्ट उसको फेयर में नहीं लिखते हो कि कितना आया, कितना गया, कितने उधार देने वाले आए, कितने उधार लेके गए, ठीक है, वो सारी आप एंट्रीज करते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप उसको फेयर में लिखते हो, नहीं लिखते ना, फिर उसको क्या करते हो, पहले हमने रफ बनाई, फिर शाम को या 2-3 दिन बाद, हफ्ते में, ऐसे करके हम उसका फेयर नोटबुक बनाते हैं। उसी तरीके से हम फाइनल एंट्री बनाते हैं, उसको परमानेंट बोलते हैं। उसमें हम नेम लिख के बनाते हैं। अगर मोस्टली करेंगे कि हमने एक पेज तो बना लिया कि राम का पेज है और राम ने कितने ट्रांजेक्शन किए, वो वहां हम इतना डेट मेंशन नहीं करते हैं, बस देख लेंगे कि राम ने इतना लिया, राम ने इतना दिया, राम ने इतना लिया, राम ने इतना दिया, ऐसे करके हम जब उसमें बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, फाइनल या परमानेंट एंट्रीज होती है। तो अब हम आते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट हमारी लेफ्ट साइड होती है, जब हम अकाउंट्स को बनाते हैं तो डेबिट हमारी लेफ्ट साइड में आता है। इसमें हमारे जो असेट्स इंक्रीज होते हैं वो शो किए जाते हैं और लायबिलिटीज को डिक्रीज वाला शो किया जाता है। क्रेडिट हमारी राइट साइड होती है और उसमें इंक्रीज लायबिलिटीज को शो करते हैं और डिक्रीज असेट्स को शो करते हैं। बैड डेब्ट हमारे वो अमाउंट होता है जो इररिकवरेबल है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं है कि वो आएगा ही नहीं। ऐसे डेब्ट जो इररिकवरेबल वाले हैं उनको बैड डेब्ट बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ सोल्ड। जब हम कोई भी गुड्स को सर्विसेज को सोल्ड करने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट जो लगती है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। बैलेंस शीट इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिविजुअल की हो या फिर वो एंटरप्राइज की हो, किसी की भी हो, गिवन डेट पे शो करता है, जिसके अंदर एसेट्स आ जाती हैं, हमारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं, कैपिटल्स को आ जाती है। एक है हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में ऐसी सारी एंट्रीज की जाती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी रिसीव से हो या पेड से हो। ऐसी एंट्रीज जो सिर्फ जिसमें हमारा कैश आ रहा है या हम कैश दे रहे हैं वो ट्रांजेक्शन्स को शो किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। और जिस ट्रांजेक्शन को या फिर हम रिसीव कर रहे हैं या फिर हम पेड कर रहे हैं वो कैश हो या नहीं हो, चाहे हम उसको कैश देके परचेस कर रहे हैं, कैश लेके सेल कर रहे हैं, दोनों आएंगे। या फिर हम उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, वो दोनों एंट्रीज यहाँ आएंगी। तो इन विच इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। अर्न तो किया है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो चाहे वो नहीं हुई हो। इसी तरीके से एक्सपेंसेस, चाहे वो हमने पेड किए हो या फिर पेड नहीं किए हो, ऐसे एक्सपेंसेस वो हमारे किस में आते हैं, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में आते हैं। ये कुछ अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स थे जिनको हमने आज पढ़ा है। बहुत अच्छी लगी हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है या भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपकी जो भी क्वेरी है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर सकूं। Thank you.